अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का जो टॉपिक है, यहाँ आपको दो चीज़ें क्लियर करनी है। आपको पहले से बता दूँ, क्वेश्चन दो चीज़ों से एमसीक्यूज आ सकते हैं, दो तरीक़ों से। ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी आ सकती है वाटर की, और वाटर की प्रॉपर्टीज़ में से भी एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि आपके तीनों बुक्स में फेडरल पंजाब केपी जब आप उठाएं तो सिर्फ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं लिखी, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी गई है, और उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे फिर लिखा गया है कि इस प्रॉपर्टी को लेके आप देखेंगे तो इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये हमारे पास क्या है। यानी कि आपने पोलर नेचर ऑफ वाटर को देखना है, उसको स्टडी करना है, उसकी वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, इसको देखना है। फिर हीट कैपेसिटी देखनी है, इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखना है, वाटर की आयोनाइजेशन देखनी है। इसके बाद एक्सक्लूजन का एक टॉपिक जो फेडरल के बुक में है सिर्फ उसको देखना है। बॉन्डिंग कौन सी कहाँ पे है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, वाटर प्रोटेक्शन किस चीज़ से करता है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो एक डिटेल लेक्चर इस पे बनेगा। आपने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है वो देखनी है। क्लियर है ये कंसेप्ट? अच्छा, अब गौर से देखें। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वाटर का जो नेचर है ये कौन सा है, और फिर उस नेचर में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का नेचर जो है ये हमारे पास क्या होगा। ज़रा आप तवज्जो से देखेंगे, ये ज़रूरी है। दो पॉइंट्स। पहली प्रॉपर्टी हाई पोलरिटी है। दो डिफरेंट बुक्स में पोलर नेचर लिखा होगा, और फेडरल की बुक जब आप उठाएंगे पेज नंबर 33 पे, तो वहाँ पे हाई पोलरिटी लिखा है। ठीक है? अच्छा, अब गौर से देखें आप मेरी तरफ। पहले आप ये सीखें पोलर नेचर कहते किसको है। वाटर का जो नेचर है, ये नेचर वाटर का क्या है, पोलर नेचर है। तवज्जो करें, पोलर नेचर किसको कहते हैं और ये किस वजह से है। क्या इसमें जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो पोलर है या नॉन पोलर है, इसको सीखेंगे हम। पोलर नेचर उसको कहते हैं जिस मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हों। तो अगर आप वाटर को देखें ना, तो पार्शियल पॉजिटिव इसका हाइड्रोजन एंड है। हाइड्रोजन एंड क्या है? पॉजिटिव है। और ऑक्सीजन एंड इसका क्या है? ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है। तो इस बेस पे वाटर क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है? वाटर क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब देखें, जो बॉन्ड है इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये बात सीखने की है। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कोवेलेंट है। बट एमसीक्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, फिर आप क्या कहेंगे? चूंकि ऊपर हेडिंग लिखी है पोलर नेचर, तो जाहिर सी बात है आपने रट्टा तो लगा लिया है कि ये पोलर है। बट क्वेश्चन ये क्लियर करें, कंसेप्ट ये क्लियर करें कि पोलर कोवेलेंट कौन सा होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट कौन सा होता है। सिंपल सी बात है, जब दो एटम्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल हो तो उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है? देखें, इस वक्त ये कोवेलेंट है ना, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि इसमें अनइक्वल शेयरिंग है। क्या है? अनइक्वल शेयरिंग। तो जब अनइक्वल शेयरिंग होती है उसको पोलर कोवेलेंट कहा जाता है। जहां पे अनइक्वल शेयरिंग होती है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये कंप्लीटली इक्वल नहीं है। बॉन्ड तो कोवेलेंट है क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखिए, कोवेलेंट हम किसको कहते हैं? कोवेलेंट हम उसी को कहते हैं जहां पे क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो तरह की है, एक इक्वल शेयरिंग है, एक अनइक्वल है।
दो MCQ यहाँ से क्लियर करें। वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अनईक्वल है, एक बात। दूसरी बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो शेयरिंग है, उस शेयरिंग को आपने क्या कहना है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसको कहना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो इसकी वजह से वाटर को आपने क्या कहना है कि इसका पोलर नेचर है, और जनाब इस पोलर नेचर की वजह से इसमें बहुत सारे सोल्यूट जो हैं वो आके डिज़ाल्व हो जाते हैं, और जब बहुत सारे सोल्यूट को ये डिज़ाल्व करता है तो इस वजह से आपने इसको कहना है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? दिस एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जो कंसेप्ट है वो ऐसे स्टेप वाइज क्लियर करें। वाटर हैज़ अ पोलर नेचर ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, इनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सो द बॉन्ड इज कोवेलेंट बट द शेयरिंग इज अनइक्वल, that is why the covalent is called polar covalent, and due to this polar nature it dissolve a lot of solute, that is why water is called universal solvent। क्या कहेंगे इसको? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, अब देखें होगा तो इसमें बॉन्डिंग एंड फोर्सेस ये कौन से हैं? पहले तो ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि बॉन्ड और फोर्स एक ही चीज़ है या फ़र्क है, तो मैं सिंपल कर देता हूँ। बॉन्ड अट्रैक्टिव होता है हमेशा, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बॉन्ड विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, अच्छा जी, अब तवज्जो रखें मेरी तरफ, बहुत ज़रूरी पॉइंट कराने लगा हूँ MCQ के लिए। बॉन्डिंग दो तरह की है, एक है बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ वाटर। क्या है? बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ वाटर, ये होगा कोवेलेंट, वही जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। एक और बॉन्ड भी होगा जो दो वाटर के दरमियान होगा, तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब वाटर के दो एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो कोवेलेंट होगा, पर जब वाटर के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो बॉन्ड है वो क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब फोर्सेस दो तरह के हैं, एक को कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, फोर्सेस में से एक है कोहेसिव, और दूसरा फोर्स होगा एडहेसिव। एक है कोहेसिव फोर्स और दूसरा फोर्स है एडहेसिव फोर्स। तो जो कोहेसिव फोर्स है हमारे पास, ये होता है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, तो मैं इधर लिख लेता हूं बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इधर मैं लिखूंगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और एडहेसिव का ये वर्ड निकला है एडहेर से, तो ये फोर्स होगा बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर ये पड़ा है ना, तो उसके साथ ये टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल, उस फोर्स को क्या कहेंगे? उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट? अब अगर पूछा जाए MCQ में, इसके ऊपर एक MCQ ऐसे आ जाए इन फोर्सेस, इस पे तो आ सकता है बिटवीन एटम्स एंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो वो तो कोवेलेंट और हाइड्रोजन आपने क्लियर कर लिया है। बट अगर ऐसे आ जाए कि विच वन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस कोहेसिव और एडहेसिव में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, तो कोहेसिव फोर्स इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज कोहेसिव फोर्स जो है दिस इज द फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बात क्लियर हो गई है। ये है हमारे पास कोहेसिव और एडहेसिव दो तरह के फोर्सेस इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। इन दो चीज़ों को आपने क्लियर करना है, ये ज़रूरी है। अच्छा,
यहाँ एक 2 MCQ के पॉइंट लिखता हूँ, उसके बाद आगे जाऊँगा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट एटसेट्रा, क्योंकि ये पॉइंट्स रट्टे के पॉइंट्स हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको याद कर लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और नॉर्मल कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको याद कर लें 4 डिग्री सेंटीग्रेड आर बिलो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड आर बिलो। बट एक कंडीशन आपकी KBK की बुक में लिखी है, फेडरल और पंजाब में नहीं है, वो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट हुआ, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट हुआ तो फिर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो सीखने की बात है, याद करने की बात है। बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ये सीख लें कि इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बोथ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी मच डिक्रीजेस। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसके क्या हो जाएंगे? ये बेहद डिक्रीज हो जाएंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कहाँ आ जाएगा? वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखता है, करीब रखता है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये क्या होगी? नॉर्मल पे 104 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ये कंसेप्ट? नेक्स्ट, अब 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने लगा हूं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी है? ये पेज हटा के लिखूंगा। पहली प्रॉपर्टी जो लिखने जा रहा हूं वो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट, और फिर एक है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों को ज़रा कंपेयर करेंगे। तो मैं पहले से ऐसे कर लेता हूं कि इधर एक लाइन लगा लेता हूं ताकि MCQ आपका बिल्कुल गलत ना हो। और 2 प्रॉपर्टीज इधर डिफाइन करेंगे, किधर गया? ऐसे लिख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट एक प्रॉपर्टी ये है, और इधर डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, एक स्पेसिफिक हीट है और एक है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन दोनों को ज़रा क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों के साथ बुक में हाई लिखा गया है, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सिंपल इज दैट इन दोनों के लिए एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, हाई एनर्जी की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई इसके साथ हाई स्पेसिफिक हीट और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखा है। हम पहले स्पेसिफिक हीट को समझते हैं, फिर हीट ऑफ वेपोराइजेशन को समझते हैं। हाई का मतलब तो आपको पता चल गया। मैं ड्रा करके इसको समझाऊं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। देखिए जी, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में सपोज करें कि वाटर मौजूद है और इस वाटर की क्वांटिटी 1 ग्राम है। वाटर की क्वांटिटी क्या है? 1 ग्राम। और चलें, इधर भी एक कंटेनर मौजूद है, इस कंटेनर में भी वाटर है और इस वाटर को भी ले लेते हैं 1 ग्राम वाटर, पर इसके साथ मैं लिख लेता हूं लिक्विड। चले, इधर भी लिक्विड है बट उधर स्पेसिफाई कर रहा हूं ताकि आपको बात आपके समझ में आए, स्ट्रेट आपको क्लियर हो। देखिए, इस 1 ग्राम वाटर का सपोज करें टेम्परेचर ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। सपोज कर रहे हैं आप कोई और भी ले लें, 25 ले लें, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको यहां से आप हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, इसको आपसे यहां से आग लग गई है, हीट दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगा कि हीट देने से ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज तो नहीं होगा, बढ़ेगा। ये टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इसको आपने इतनी हीट दी कि ये जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ये इस हीट से इंक्रीज हो गया 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। कितना हो गया? पहले 15 था, अब हीट के बाद कितना हो गया? 16 डिग्री। तो चेंजेस कितनी आई? 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री इंक्रीज हुआ ना। तो इधर मैं एक डिफिनीशन लिख लेता हूं, पहले आप समझ लें। ये जो हीट लगी है
जिसने 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। जो हीट एनर्जी लग रही है जिसने 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, 1 डिग्री इंक्रीज किया, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सो सिंपल इज दैट कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 ग्राम, क्वांटिटी मेंशन करना जरूरी है, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना, इसको क्या कहते हैं? इसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। वाटर के लिए ये स्पेसिफिक हीट कितनी है? ये 1 ग्राम वाटर के लिए 1 कैलोरीज यानी 4.18 जाउल एनर्जी, 4.18 जाउल एनर्जी, ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है। एमसीक्यूज के लिए याद कर लें, फेडरल में भी है और पंजाब में भी है, केपीके में वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है ना। यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है और इसको फिर कंपेयर करेंगे इसी स्पेसिफिक हीट से, तो ये एमसीक्यू निकालेंगे कि दोनों में ज्यादा हीट एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड है। 1 ग्राम लिक्विड वाटर है, हमने टेम्परेचर यहां पे हीट दे दिया इसको, जब हीट देंगे तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना। देखें ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होते होते 100 डिग्री तक पहुंच गया। अब 100 डिग्री तो बॉइलिंग पॉइंट है, मजीद हीट देने से ये 100 डिग्री और इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि ये जो लिक्विड स्टेट है ये चेंज हो जाएगा किस चीज में? वेपर्स में। तो दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ liquid water into its vapors। हीट एनर्जी कितनी? हीट एनर्जी अमाउंट अभी लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, बट इतना याद कर लें, वो हीट एनर्जी जो 1 ग्राम लिक्विड को कन्वर्ट कर दे किस चीज में? वेपर्स में, उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 ग्राम के स्टेट को चेंज करने के लिए 574 कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्या है? 574 कैलोरीज रिक्वायर्ड है इसके लिए। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। और यही हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर आप किलो कैलोरीज, हाँ भाई ये 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम या 574 कैलोरीज पर ग्राम, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। के अगर लगाएंगे तो वो फिर पर किलोग्राम होगा, और अगर के नहीं लगाएंगे तो कैलोरीज पर ग्राम 574। क्लियर है? Why this heat of vaporization required more heat as compared to specific heat? स्पेसिफिक हीट के कंपैरिजन में हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हीट एनर्जी ज्यादा चाहिए। अच्छा, ये ज्यादा क्यों चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बस सिंपल इज दैट इधर सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज आ रहा है और इधर पूरे का पूरा स्टेट चेंज हो रहा है। स्पेसिफिक हीट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? इसमें 1 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन में पूरे का पूरा स्टेट क्या होगा? ये चेंज होगा। क्लियर है कंसेप्ट? सो दिस इज अबाउट हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन रिक्वायर्ड मच मोर हीट एनर्जी एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट। कुछ और इंपॉर्टेंस, कुछ और प्रॉपर्टीज जो है इसकी पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, जो सिर्फ फेडरल के बुक में है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ये प्रॉपर्टी सिर्फ फेडरल ने लिखी है, पेज नंबर 35 के ऊपर। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन किसको कहते हैं? आप ऑलरेडी जानते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रिपेलेंट, जिसमें वाटर
जो वाटर इनसॉल्युबल जो हो। तो जब आप कोई हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये वाटर में डालते हैं, देखें एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये है, नॉन पोलर, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये है। तो जब आप इसको वाटर में डालते हैं ना, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, स्पेस इन दोनों के दरमियान कम हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन मीन्स रिडक्शन ऑफ द कंटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। अब अगर आप किसी ऑयल ड्रॉप को वाटर के अंदर डाल देना तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ऑयल ड्रॉप्स जो हैं एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और दोनों से एक बन जाएगा। सपोज ये भी ऑयल है एक ड्रॉप है, ये भी ऑयल का एक ड्रॉप है, तो ये दोनों कंबाइन होकर ऐसे एक ड्रॉप बना लेंगे, दोनों से एक ड्रॉप बन जाएगा। इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। लिपिड बाइलेयर जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में है, अगर ये प्रॉपर्टी वाटर की ना होती तो सपोज सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये आपके पास लिपिड बाइलेयर है ना, तो इसमें डिफरेंट जगहों पे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये फिर अलग अलग होते ऐसे डिस्पर्स हो जाते। बट वाटर के अंदर ये क्या हो जाते हैं, ये बिल्कुल कंबाइन हो जाते हैं और इंटीग्रिटी इसकी क्या होती है, ये मेंटेन रहती है। क्लियर है ये कंसेप्ट? दो प्रॉपर्टीज को और डिस्कस कर रहा हूं, एक है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और दूसरा हमारे पास जो वाटर एक्सपेंड होता है लो टेम्परेचर के ऊपर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन का मतलब है कि एक स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल ये H+ और OH- में कन्वर्ट हो जाए। देखिए वाटर इसी तरह बनेगा ना, ये वाटर बन रहा है यहाँ से यहाँ, पर यही रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकता है। बट ये रिएक्शन इरिवर्सिबल किस वक्त होगा? इक्विलिब्रियम इसका मेंटेन होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल जो है ये प्योर वाटर में 10⁻7 मोल पर लीटर, 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ये इतना होता है। ये दो वैल्यूज याद कर लें, 10⁻⁷ मोल पर लीटर, इतने वाटर को आप आयोनाइज कर सकते हैं। दिस इज अबाउट 5 to 25 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 10,000 मॉलिक्यूल। अगर आपके पास वाटर के 10,000 मॉलिक्यूल है और उसमें आप आयोनाइजेशन करना चाह रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रहे हैं आप, तो 5 से 25 तक मॉलिक्यूल ये आयोनाइज हो जाएंगे, बाकी स्टेबल रहेंगे। अब इनडायरेक्ट से पूछा जा सकता है, व्हाई द रेट ऑफ आयोनाइजेशन इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू व्हाई द आयोनाइजेशन ऑफ रेट इज मच मोर लोअर इन केस ऑफ वाटर? तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज द रीजन, strong non-polar covalent bond is the reason, strong polar covalent bond is the reason। ये स्ट्रांग बॉन्ड है इसलिए ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन नहीं हो सकती। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। लास्ट प्रॉपर्टी, जब वाटर आइस बनता है, आइस लेयर, इंसुलेटर लेयर जब बनता है, और जनरली मैं आपको बता दूं कि वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे वाटर एक्सपेंड हो जाता है। पहली बात मेरी याद रखें, टेम्परेचर जितना लो होगा ना तो इसमें मोर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा भी होते जाएंगे और स्ट्रांग होते जाएगा, हाइड्रोजन अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होती जाएगी। तो लो टेम्परेचर पे वाटर आइस बन जाता है, इंसुलेटर लेयर बन जाता है, इससे टेम्परेचर नहीं गुजरता आसानी से और एक्सपेंड होता है क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक शेप बनता है, हेक्सागोनल शेप बनता है। क्या बनता है? हेक्सागोनल शेप। एंड दिस इज ड्यू टू लो काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी। देखिए जब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी और वो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोलूजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ये टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है।
तो जब टेम्परेचर लो होगा, काइनेटिक एनर्जी लो होगी, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और कोल्यूजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल ये कम हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंट हो जाएगा और इसका एक हेक्सागोनल शेप बनेगा। वो हेक्सागोनल शेप की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि आइस जो है ये लेस डेंसर है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर, तो इसलिए ये सरफेस के ऊपर होगा। तो आइस में और वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये डिफरेंट होंगे। देयर विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ आइस, और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएगा और ये सरफेस के ऊपर तैरता रहेगा। क्लियर है? इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है? दिस प्रोवाइड अ लिविंग एनवायरनमेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स until the ice melt. Organism can also live in ice condition. क्या मतलब है? पॉन्ड्स, रिवर्स या आप देखें जहाँ पे वाटर होता है और उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो अपर लेयर आइस बन जाएगा और ये इंसुलेटर लेयर होगा, इससे हीट, ये जो लो टेम्परेचर है ये नीचे नहीं आएगी। तो इस पॉन्ड्स वगैरह में जो नीचे लिविंग स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। अगर ये प्रॉपर्टी इंसुलेटर लेयर की ना होती तो फिर तो सारे का सारा वो जो दरिया है, समंदर है, वो सारे का सारा फ्रीज़ हो जाता, और जब सारा फ्रीज़ हो जाता तो फिर नीचे लिविंग स्टेटस वहाँ पे फिर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी लिविंग कंडीशन ये क्या होती, ये डेंजरस हो जाती, वो भी सारे फ्रीज़ हो जाते। क्लियर है? तो ये इसकी एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तीनों बुक्स में जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारे हमने वन बाय वन क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद है कोई प्रॉपर्टी रह नहीं गई होगी। प्रोटेक्शन जो उसने लिखा है, पंजाब की बुक में लास्ट जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो प्रोटेक्शन लिखी है, तो यही जो हमने पढ़ा लिविंग स्टेटस, या स्पेशली इन्होंने जो एग्जांपल लिखे हैं, टीयर्स प्रोटेक्शन करता है आइस की रबिंग से। जब आप ऐसे आंखें बंद करते हैं और खोलते हैं तो ये जो कवरिंग है आइस की, आई लिड जो है, इसकी फ्रैक्शन आई बॉल से नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे वाटर मौजूद है। तो ये फ्लूइड है, एज अ कुशन्स काम करता है, प्रोटेक्शन करता है डिफरेंट चीज़ों की बॉडी के अंदर, डिफरेंट रीजन्स जहाँ पे वाटर है, फ्रैक्शन से ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि डैमेज ना हो। दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट इन डिटेल्स। कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स क्लियर हों और कोई MCQ आपका गलत ना हो। Thank you so much. Allah Hafiz.